हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 वाला नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए यहां पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सोशियोलॉजी नेट के अलावा अगर आप सोशियोलॉजी से पीजीटी सेट या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है जल प्रदूषण। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपके फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। इनमें से बताना है कौन सा अजैविक प्रदूषक है भूमि जल को दूषित करने के लिए। बैक्टीरिया, शैवाल या फिर असैनिक या फिर विषाणु। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है और असैनिक थोड़ा गलत है, इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये क्या है, जो भूमिगत हमारा जल है इसको दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। ठीक है, यौगिक अवस्था में अगर हम असैनिक की बात करें तो यह पृथ्वी पर कई स्थानों पर पाया जाता है, जैसे कि आप ज्वालामुखी के वाष्पों के रूप में से देख सकते हैं। ठीक, समुद्र में जो जल होता है और इसके अलावा अनेक खनिजीय जलों में यह मौजूद होता है। ठीक है, उसमें पाया जाता है। भारत में कई जगहों पर अगर हम देखें तो जो भूमिगत जल है वह असार्निक से संक्रमित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहा देखा, ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र के जल में और कई खनिजीय जलों में यह क्या होता है, मिश्रित होता है। कई खनिजीय जलों में यह पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग या फिर रेयन उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग द्वारा। तो औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक की बात करें, यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका चमड़ा उद्योग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ चमड़ा उद्योग हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका ये जो जल प्रदूषण है और मृदा प्रदूषण के लिए यह सबसे प्रमुख उत्तरदायी होता है। ठीक है, आपका जल प्रदूषण और किसके लिए हो जाएगा, मृदा के लिए। ठीक है, मृदा प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हो जाएगा चमड़ा उद्योग। तो यहाँ पर आपका सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। इनमें से बताना है कौन एक है जो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन या फिर एस्बेस्टोसिस। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यूट्रोफिकेशन होगा। क्या होगा, यह यूट्रोफिकेशन होगा। और यहाँ पर आप ये ठीक कर लीजिएगा, वायु की जगह क्या है, यह आपका जल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वायु की जगह क्या है, जल है। इनमें से कौन एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, जल में जब आप देखेंगे जब पोषण तत्वों की क्या हो जाती है, कमी होती है, तो वो कमी भी जीवों के ऊपर क्या है, प्रभाव डालती है। साथ ही पोषक तत्वों की अधिकता भी जीवों के ऊपर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। ठीक है, जल में जैविक और जो अजैविक दोनों ही तरह के पोषक तत्वों की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये जो घटना कहलाती है इसको हम क्या कहेंगे, सुपोषण या फिर यूट्रोफिकेशन कहते हैं। सुपोषण या फिर यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जल में पोषण तत्वों की अधिकता भी जीवों के ऊपर प्रभाव डालेगी। जल में जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के पोषक तत्वों की क्या होती है, मौजूदगी होती है, उसकी वृद्धि हो जाती है जब, तो इसको हम क्या कहेंगे, सुपोषण या फिर हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम थोड़ा और डिटेलिंग में बात कर ले तो जो अपशिष्ट जल का बहाव होता है, ठीक है, अपशिष्ट जलों के बहाव के साथ अगर हम बात करें कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं इनका क्या हो जाता है, इनका जमाव हो जाता है जलाशयों में और ये वहाँ पर जो पोषक मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं और
जब अत्यधिक पोषकों की जब उपस्थिति हो जाती है जलाशयों में, पानी में, तो क्या होता है, एल्गी बनने लगती है। एल्गी का डेवलपमेंट होने लगता है तेज़ी से, शैवालों का विकास तेज़ी से होने लग जाता है, जिसे शैवाल बूम या हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और ये जो शैवाल जो ब्लूम होते हैं, इनमें अगर हम बात करें मेनली तो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक, ये सबसे ज़्यादा होंगे। अब ये पूरी ही जल पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। और इन शैवालों के साथ ही अगर हम बात करें जलीय पौधों की भी संख्या में वृद्धि आपको देखने की मिलेगी। शैवाल और जब जलीय पौधे होते हैं, श्वसन क्रिया के लिए क्या करते हैं, हमारा जो वाटर होता है, पानी होता है, उसमें जो ऑक्सीजन का मात्रा होती है उसका ये उपयोग करते हैं अपने लिए। शैवाल और जलीय पौधे अपने श्वसन के लिए पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसका यूज़ करते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो टॉक्सिन होते हैं ना, जहर होते हैं, ये भी जलाशयों में क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। ठीक है, तो जो जलाशय है, हमारा पानी है, उसमें जलीय जंतु की अगर हम बात करें, यानी इनकी बात करें तो ऑक्सीजन के अभाव में ये मरने लग जाते हैं। जो हमारे जलीय जंतु होते हैं, पानी में जंतु पाए जाते हैं, वो ऑक्सीजन की जब मात्रा कम हो जाएगी, ये आपके शैवाल और जो जलीय पौधे हैं ये उनका यूज़ करेंगे श्वसन क्रिया करने के लिए, पानी में जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ करेंगे। तो पानी में ऑक्सीजन की क्या होगी, अभाव होगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगी। तो जो जलीय जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सुपोषण है उसके कारण पर भी जैव प्रजातियों की विविधता नष्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से समझाया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर ले तो जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। किसका, जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर आपका जलीय वातावरण में हो जाएगा बीओडी। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो यहाँ पर आपका जलीय वातावरण में हो जाएगा। ये जल प्रदूषण मापने की क्या है, एक इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा बीओडी क्या है, जल प्रदूषण को मापने के लिए एक मुख्य इकाई है। फोर्थ का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी जल में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है या फिर एट्रोफिक है। तो यहाँ पर आपका हम बात करें ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या फिर ऑक्सीजन की। जो नदी में जल है हमारा, ठीक है, उसके जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए हम इनमें से किसकी घुली हुई मात्रा को मापते हैं, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या फिर ऑक्सीजन की। तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन की, ऑप्शन डी यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन है, गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पर, हरिद्वार और कानपुर के बीच में, कानपुर इलाहाबाद के बीच में, इलाहाबाद एवं पटना के बीच में, पटना एवं उलुबेरिया के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बीओडी की सर्वाधिक मात्रा हमें गंगा नदी में जो कानपुर और इलाहाबाद है उसके बीच में हमें पाया जाता है। कानपुर से गंगा नदी में क्या आप देखते हैं, कई अधिक मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डालने जाने की वजह से यहाँ पर जो बीओडी की मात्रा है वो सबसे अधिक बढ़ गई है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सेवन्थ का राइट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा अगर हम बात करें जल प्रदूषण में तो कहाँ अधिक है, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत में जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका है, और अगर हम बात करें आगे जाकर बांग्लादेश में पद्मा मेघना का जो मैदानी इलाका है उसमें जो भूमिगत जल है वो आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। ठीक है, वहाँ पर आर्सेनिक प्रदूषण से वह अत्यधिक जल ग्रसित है।
ठीक है। भारत में सबसे पहले 1983 में, सबसे पहले भारत में 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। और इसके अलावा भारत के 7 राज्यों में अगर हम बात कर ले पश्चिम बंगाल को जोड़कर, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका, झारखंड, बिहार, यूपी, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के जो राजनांद गांव है उसमें जो भूमिगत जल है वह आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। तो इट्स स्टेट्स याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का राजनांद गांव, ठीक है, भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक वहाँ पर प्रभावित है। तो यहाँ पर 8th का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर या फिर महानदी। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दामोदर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिल जाती है, यह याद रखिएगा। झारखंड के जो खमार पाट है वहाँ से निकलेगी और हुगली में जाकर मिल जाएगी। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। कोयला खदान और जो औद्योगिक क्षेत्र है उनसे प्रभावित होने के कारण ये क्या बन गई है, देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। तो यहाँ पर 9th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पानी के जल प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, यूरेनियम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका क्या होगा, आर्सेनिक है आपका, ठीक है, फ्लोराइड है और यूरियम है, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के कुछ भागों में जो पानी का जल है उसमें कौन से प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम ये यहाँ पर ये अपने इंडिया में पाए जाएंगे। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।